हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम टू फार्मा ऑरा। एंड आज हम कवर करने वाले हैं फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन का पार्ट 4। दिस गोना बी द लास्ट पार्ट ऑफ सस्पेंशन एंड आफ्टर दिस वीडियो आपके सस्पेंशन के सारे पार्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे अलोंग विद ऑल द टॉपिक्स। तो देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है, वेटेबिलिटी क्या होती है, वेटेबिलिटी और कॉन्टैक्ट एंगल को इम्प्रूव करने के लिए सरफेक्टेंट जो हमने पार्ट 3 में देखा था। देन इवेल्युएशन मेथड्स ऑफ सस्पेंशन जिसमें 3 मेथड आते हैं एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज जीटा पोटेंशियल। आपने जीटा पोटेंशियल बहुत जगह सुना होगा। आज हम जीटा पोटेंशियल का टॉपिक हर कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं। इसके बाद आपको जीटा पोटेंशियल हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। एंड द लास्ट टॉपिक वुड बी इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑन सस्पेंशन। बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने सस्पेंशन के बाकी पार्ट्स नहीं देखे हैं, पार्ट 1, 2 एंड 3 ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से चेक कर सकते हैं। सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द रिकैप। देखते हैं लास्ट पार्ट 3 में हमने क्या कवर किया था। इस इमेज से अगर आपने पार्ट 3 की वीडियो देखी है, आप इजीली रिकॉल कर सकते हो। ये इमेज जो है ऑसवाल्ड राइपनिंग को रिप्रेजेंट कर रही है। देन ये थर्ड मैकेनिज्म है क्रिस्टल ग्रोथ का। दीज आर द कॉम्पोनेंट विच इज यूज्ड फॉर फॉर्मुलेशन ऑफ सस्पेंशन। एंड ये एक बहुत फेमस एग्जाम्पल है पॉलीमॉर्फिक ट्रांसफॉर्मेशन का, जहां हमने ये डिस्कस किया था कि ये तीनों फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन, ये तीनों फॉर्म कार्बन की पॉलीमॉर्फ्स हैं जिनका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम होता है बट स्ट्रक्चरल प्रेजेंटेशन या फिर आप बोल सकते हो क्रिस्टल पैकिंग डिफरेंट होती है। तो ये सब हमने पार्ट 3 में कवर किया था और वहीं पे हमने देखा था कि पार्ट 4 में हम देखने जाएंगे कॉन्टैक्ट एंगल एंड वेटेबिलिटी। यहाँ से हमारा आज का टॉपिक स्टार्ट होता है। एज द नेम सजेस्ट, कॉन्टैक्ट एंगल मतलब वो एंगल जो किसी चीज के कॉन्टैक्ट में हो। यहीं पे इस इमेज के थ्रू ही हम देखेंगे। ये इमेज आप सबने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होगी कि कोई कोई लीफ ऐसी होती है जहाँ पे जब हम उस पे वाटर की ड्रॉप पुट करते हैं तो वो उस लीफ को गीला नहीं करती है, उसको वेट नहीं करती है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है वेटेबिलिटी का। तो हम बोल सकते हैं कि अगर ये जो पानी की ड्रॉप है, अगर ये लीफ को अच्छे से वेट कर दे तो उसकी वेटेबिलिटी अच्छी है। बट अगर नहीं कर रही है, ये ड्रॉप्स फॉर्म कर रही है आपस में, इसका मतलब पानी की नहीं बट लीफ की वेटेबिलिटी इज नॉट गुड फॉर वाटर, राइट। अब कॉन्टैक्ट एंगल भी यही इसी इमेज से समझ लेते हैं बिकॉज ये एक लाइव एग्जाम्पल है जो सबने देखा हुआ है। अगर हम इस पानी की, इस वाटर ड्रॉप की बात करें तो ये वाटर ड्रॉप इस एंगल से सरफेस से अटैच्ड है। सी ऑन दिस ब्रॉडर व्यू, ये वाला आपका एक्सिस हो गया एक्स एक्सिस और ये आपका हो गया वाई एक्सिस। तो इसका कॉन्टैक्ट एंगल कितना हुआ, इस तरह से आप कॉन्टैक्ट एंगल मेजर करते हो, मतलब जो सरफेस से कॉन्टैक्ट में हो और कितना एंगल जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल इस एंगल को हम एज्यूम करते हैं कि ये थीटा हुआ, तो यहाँ से आपका बेसिकली इस एंगल को बोलते हैं कॉन्टैक्ट एंगल। एंड कॉन्टैक्ट एंगल और वेटेबिलिटी का रिलेशन सिर्फ इतना है कि वेटेबिलिटी मेजर करने के लिए कॉन्टैक्ट एंगल इज द वे। कॉन्टैक्ट एंगल के थ्रू हम वेटेबिलिटी मेजर कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ कॉन्टैक्ट एंगल एंड वेटेबिलिटी। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये लीफ पे ये वाटर ड्रॉपलेट ऐसे इस तरह इतने कंसाइज फॉर्म में क्यों है, इसको लीफ को ये वेट क्यों नहीं कर रही है और ऐसा कौन से एजेंट्स हैं जिसके थ्रू ये अचीव किया जा सकता है। सो लेट्स मूव अहेड। रोल ऑफ वेटिंग। यहाँ पे आप ये इमेज देख सकते हो। यहाँ पे आपको कोहेशन और एडहेशन, ये कोहेशन एंड एडहेशन फोर्सेस के बारे में सबने सुना होगा बट इसको लर्न रखने का सिंपल वे मैं आपको बताती हूँ। जस्ट इमेजिन आपके जितने भी क्लासमेट्स हैं, आपकी क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, अगर आपका कोई फ्रेंड आपकी क्लास में है तो उससे आपका कोहेशन बॉन्ड होगा, राइट, बिकॉज आप लोग सेम स्टैंडर्ड में हो, सेम क्लास में। देखो कोहेशन के अंदर जो इमेज है दे आर सेम, तो बॉन्ड बिटवीन सेम काइंड ऑफ मॉलिक्यूल इज कोहेशन और फोर्स ऑफ कोहेशन। आपकी क्लास में अगर आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं उनसे आपका कैसा बॉन्ड है, कोहेशन का बॉन्ड है। अगर आपका कोई जूनियर या आपका कोई सीनियर आपका फ्रेंड है, यहाँ पे देखो क्लास चेंज हो गई है, ये लोग सिमिलर नहीं है आपस में, तो अगर आपका कोई जूनियर फ्रेंड है या अगर आपका कोई सीनियर फ्रेंड है, उनके बीच में कैसा बॉन्ड होगा आपसे,
एडहेशन का फोर्स होगा या फिर एडहेशन का बॉन्ड होगा. सो दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू रिकॉल एंड लर्न द फोर्स ऑफ कोहेशन एंड एडहेशन, और इसी के बेसिस पे वेटिंग बेस्ड है. देखते हैं वेटिंग क्या होती है. वेटिंग इज एन एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड टू मेंटेन कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस, जो हमने प्रीवियस इमेज में देखा. एबिलिटी ऑफ अ लिक्विड, वहां पे किसकी एबिलिटी देखेंगे, वाटर की एबिलिटी. तो वाटर की एबिलिटी उस लीफ के सरफेस से कांटेक्ट बनाने की कितनी थी, उसको बोलते हैं वेटेबिलिटी. सेकंड, वेटेबिलिटी कैन बी मेजर्ड बाय मेजरिंग कॉन्टैक्ट एंगल. तो वेटेबिलिटी को मेजर करने के 3 वेज होते हैं, लेकिन फार्मेसी में हमें सिर्फ कॉन्टैक्ट एंगल से मतलब है. बाकी जो 2 मेथड्स होते हैं वो कम्प्लीटली आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उसको हम नहीं कंसिडर करते. तो हमें यहाँ पे कॉन्टैक्ट एंगल क्यों पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि हमें वेटेबिलिटी को मेजर करना है. एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये क्यों है. अगर हम वो लीफ को फिर से इमेजिन करें, वहां पे वो उसको वेट क्यों नहीं कर रही है, क्यों वो आपस में एक ड्रॉप बन के रह जाती है. उसका रीजन होता है बैलेंस बिटवीन फोर्स ऑफ कोहेशन एंड फोर्स ऑफ एडहेशन, या फिर कोहेसिव इंट्रैक्शन और एडहेसिव इंट्रैक्शन. अभी हमने देखा यहाँ पे एडहेशन और कोहेशन का कॉन्सेप्ट समझा. एडहेशन फोर्स किसके बीच में है, लिक्विड और सरफेस के बीच में, और कोहेशन इंट्रैक्शन किसके बीच में है, लिक्विड एंड लिक्विड के बीच में. तो अगर हम ये वाली इमेज देखते हैं, आई थिंक अब आपको इसका आंसर क्लियरली समझ आ गया है कि ये लीफ इसको क्यों नहीं कर रही है. अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इस लीफ को या इस इमेज को देखते हुए आप बता सकते हो कि कौन से टाइप का फोर्स इसमें इंट्रैक्शन ज्यादा है, एडहेशन ज्यादा है या कोहेशन ज्यादा है. तो डेफिनेटली यू कैन आंसर कोहेशन फोर्स ज्यादा है. क्यों, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल के बीच में ही आपस में इतना इंट्रैक्शन है कि ये सरफेस को वेट नहीं होने दे रहा. अगर एडहेशन फोर्स ज्यादा होता तो इसकी वेटेबिलिटी बहुत अच्छी होती और लीफ को ये वाटर पूरी तरह से वेट कर सकता था. तो दिस वाज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ वेटिंग, जहाँ पे हमने सीखा कि ये वेटिंग क्यों होती है और क्यों ये वाटर ड्रॉपलेट इस पे इजीली स्प्रेड नहीं हो रही है. यहीं पे रोल आता है वेटिंग एजेंट का. तो जब हम किसी भी लिक्विड, फॉर एग्जांपल इसी वाटर में अगर हम वेटिंग एजेंट ऐड कर देते हैं तो इसकी वेटेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब फोर्स ऑफ कोहेशन रिड्यूस हो जाएगा एंड फोर्स ऑफ एडहेशन इंक्रीज हो जाएगा. और जैसे ही ये होगा तो इस वाटर में, वाटर ड्रॉपलेट में एबिलिटी आ जाएगी इस सरफेस को वेट करने की, और इसका कांटेक्ट एंगल रिड्यूस हो जाएगा. वहां पे अगर हमने देखा कांटेक्ट एंगल इतना था, ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक ड्रॉप फॉर्म कर रहा है. अगर ये पूरा ऐसे स्प्रेड हो जाएगा, वेट हो जाएगा, तो डेफिनेटली कांटेक्ट एंगल रिड्यूस हो जाएगा. सो दिस वाज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेबिलिटी. अब हम मूव करते हैं कांटेक्ट एंगल की तरफ. कांटेक्ट एंगल का कॉन्सेप्ट हम अकेले नहीं पढ़ सकते हैं बिकॉज इट इज ऑल रिलेटेड टू वेटेबिलिटी एंड दिस इज द ओनली वे टू मेजर वेटेबिलिटी. तो ये एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है इसको लर्न करने का. जितना ज्यादा कांटेक्ट एंगल होगा उतनी बैड वेटेबिलिटी होगी. अगेन आप उसी इमेज को रिकॉल करो, वहां पे मैंने आपको ऐसे बना के दिखाया था कि ये सरफेस है और ये एंगल है, राइट. तो ये ड्रॉप फॉर्म कर रही है, इस ब्लू सर्कल को आप वो ड्रॉप मानो. अगर ये ड्रॉप कम होती जाए, इसका मतलब ये सरफेस पे ऐसे स्प्रेड होती जाएगी. ये ड्रॉप अगर कम होती जाएगी, सरफेस पे स्प्रेड होते जाएगा, तो सिंपल है कि कांटेक्ट एंगल रिड्यूस होता जाएगा. जितना कांटेक्ट एंगल कम होगा वेटेबिलिटी उतनी अच्छी होगी, जितना कांटेक्ट एंगल ज्यादा होगा वेटेबिलिटी उतनी पुअर होगी. सो देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन contact angle and wettability. Now one very important point that this contact angle is based on Young's equation. ये यहाँ पे आपको डेरिवेशन और इक्वेशन की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, बट ये पॉइंट आपको लर्न करना होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पे से सिर्फ और सिर्फ सस्पेंशन चैप्टर में ही हम 2 से 3 इक्वेशन पढ़ चुके हैं. स्टोक्स लॉ पढ़ चुके हैं हम, और ब्राउनियन मूवमेंट के लिए फॉर्मूला देख चुके हैं. देन आपका ये यंग्स इक्वेशन आ गया. तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. आपको ये ध्यान रखना है कि कांटेक्ट एंगल का कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, यंग्स इक्वेशन पे बेस्ड है. देन सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट इज यूज्ड टू मेजर द वेटेबिलिटी ऑफ सरफेस और मटेरियल. जैसा कि बताया, contact angle is nothing but the angle between liquid droplet and surface over which it is spread. तो यहाँ पे लीफ का लाइव एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन किया गया है. एंड द कंक्लूजन ऑफ द होल कॉन्सेप्ट ऑफ वेटेबिलिटी एंड कॉन्टैक्ट एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
वेटेबिलिटी, अगेन जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट एंगल होगा उतनी कम वेटेबिलिटी होगी, और ये आप इजीली एक्सपीरियंस कर सकते हो। अगर आपको इसको लॉन्ग टाइम तक याद रखना हो तो सिर्फ अपने माइंड में लीफ का एग्जाम्पल रखो कि जब आप प्लांट में वाटरिंग करते हो या प्लांटिंग करते हो, तो जब भी आप पौधों में पानी दे रहे हो तो उस टाइम पे कौन कौन सी लीफ गीली हो जाती है, वेट हो जाती है, तो उसका कॉन्टैक्ट एंगल कम है और वेटेबिलिटी ज़्यादा है। कोई अगर ऐसी लीफ आपने एक्सपीरियंस की है जो वेट नहीं हो रही है, जहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट कलेक्ट हो जाता है, इसका मतलब कॉन्टैक्ट एंगल ज़्यादा है और वेटेबिलिटी कम है। सो दिस इज अ सिंपल वे टू रिमेंबर इट फॉर लॉन्ग टर्म। इसको यहाँ पे कंसाइज और कंक्लूड किया गया है, जहाँ पे मेंशन किया है, आप देखो, अगर थीटा मोर देन 150 है, ये स्लाइड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट एंगल मेंशन है और डायरेक्ट एंगल देख के ही आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हम इधर से राइट से लेफ्ट मूव करते हैं। अगर थीटा मोर देन 150 है, आपका मोर देन 150, तो इसको बोलते हैं सुपर हाइड्रोफोबिक, मतलब जो सरफेस है या फिर लिक्विड मटेरियल, दोनों में से कोई एक चीज सुपर हाइड्रोफोबिक है, जहां पे ये बिल्कुल भी इसको वेट नहीं कर रही है। अगर आपका कॉन्टैक्ट एंगल 150 और 90 के बीच में है, देन दैट कंपाउंड विल बी नोन एज हाइड्रोफोबिक। अगर आपका कॉन्टैक्ट एंगल 90 है तो वो हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक के बीच में है, क्योंकि आप देखो ये कितना सरफेस कवर कर रहा है, और ये सरफेस कवर के बेसिस पे ही हम वेटेबिलिटी डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। अगर आपका कॉन्टैक्ट एंगल थीटा इज लेस देन 90, देन इन दैट केस वी कैन कॉल द कंपाउंड एज हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। हाइड्रोफिलिक, फिलिक मतलब लव, सो ये क्या हुआ, वाटर लविंग कंपाउंड, और ये क्या हुआ, वाटर मतलब सुपर हाइड्रोफोबिक मतलब वाटर हेटिंग कंपाउंड या फिर सरफेस। देन वन मोर कंडीशन इज गिवन ओवर हियर, अगर थीटा लेस देन 5 डिग्री है तो ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे, सुपर हाइड्रोफिलिक कंपाउंड। सी, सुपर हाइड्रोफिलिक कंपाउंड में थीटा इज लेस देन। तो जिस तरह से हम राइट टू लेफ्ट मूव हो रहे हैं, आप देख सकते हो हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है। अब अगर मैं आपको ये हाइड्रोफिलिसिटी ही पूछूं कि देख के पूछूं कि अगर हाइड्रोफिलिसिटी इंक्रीज हो रही है तो वेटिंग इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, देन द सिंपल आंसर इज वेटिंग भी आपकी इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि इधर आते आते एंगल कम होता जा रहा है, जितना कम एंगल होगा उतनी अच्छी वेटिंग होगी। और अगर आपका एंगल की सिर्फ 3 रेंजेस हम याद रखें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से 2? एक तो ये डायरेक्ट एंगल और एक ये वाला पॉइंट। तो अगर कॉन्टैक्ट एंगल 0 है तो वेटिंग कंप्लीट होगी, इसको बोलते हैं कंप्लीट वेटिंग। मतलब ये देखो आप यहाँ पे इमेज, ये पूरी तरह से वेट कर रहा है, मतलब कॉन्टैक्ट एंगल कितना कम है यहाँ पे। ठीक है, अगर कॉन्टैक्ट एंगल 90 है तो जो भी कंपाउंड होगा वो फ्लोट करेगा, आधा कंपाउंड सरफेस के ऊपर होगा, आधा कंपाउंड सरफेस के नीचे होगा, या फिर अगर वो नहीं एब्जॉर्बेबल है तो इतना होगा। देन अगर कॉन्टैक्ट एंगल 180 है तो यहाँ पे कंप्लीटली नो वेटिंग, इनसिग्निफिकेंट वेटिंग, बिकॉज 150 में ही आप देखो ये पूरी ड्रॉपलेट फॉर्म हो जा रही है। अगर 180 होगा कॉन्टैक्ट एंगल तो फिर यहाँ पे वेटिंग का कोई चांस नहीं है। तो आपको डायरेक्टली ये 3 एंगल्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करने होंगे, जहां से आपका जीपैट में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, अलॉन्ग विद दैट ही आपके बाकी एग्जाम में भी हेल्प आउट करेगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द कॉन्टैक्ट एंगल एंड वेटिंग। जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि वेटिंग को इंक्रीज करने के लिए कुछ एजेंट्स भी होते हैं, तो वेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल हमने सस्पेंशन पार्ट 3 में पढ़ा था, जहाँ पे फॉर्मुलेशन कंपोनेंट ऑफ सस्पेंशन था। वहां पे हमने देखा था कि वेटिंग एजेंट का एग्जाम्पल है आपका सरफेक्टेंट, एंड देयर ओनली आई टोल्ड यू कि सरफेक्टेंट की भी सब क्लास होती है, एनाइनिक सरफेक्टेंट, कैटाइनिक सरफेक्टेंट, नॉन आयनिक सरफेक्टेंट एंड एम्फोटेरिक। सो ये सबके एग्जाम्पल है। द फर्स्ट एग्जाम्पल इज सोडियम लॉरेल सल्फेट विच इज एनाइनिक सरफेक्टेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सोडियम लॉरेल सल्फेट आपको ऑलमोस्ट हर शैम्पू में मिलेगा और बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ये मिलता है। तो सरफेक्टेंट का रोल क्या होता है? ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, और जब ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है तो फोर्स ऑफ कोहेशन डिक्रीज हो जाता है। फोर्स ऑफ कोहेशन अब रिकॉल करो, फोर्स ऑफ कोहेशन किसके किसके बीच में था? लिक्विड एंड लिक्विड के, मतलब आपके जो क्लासमेट है, इसको ऐसे याद रखो, C फॉर कोहेशन एंड C फॉर क्लासमेट।
ठीक है, और उसका ऑपोजिट क्या हो गया, फोर्स ऑफ एडहेशन किसके बीच में था, सॉलिड और लिक्विड के बीच में। तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी हम सरफेक्टेंट ऐड करेंगे तो लिक्विड लिक्विड का इंटरेक्शन कम हो जाएगा। सरफेक्टेंट का मतलब आप ऐसा समझो कि कॉलेज में इवेंट, सरफेक्टेंट इज इक्वल टू इवेंट। तो इवेंट में क्या होता है, हमारे क्लासमेट से इंटरेक्शन कम हो जाता है और सीनियर और जूनियर से इंटरेक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि हमें डिफरेंट तरह के काम होते हैं। सीनियर से हम गाइडेंस लेते हैं, जूनियर्स को हम गाइड करते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स और टीम्स बनती है। तो सिंपल, सी फॉर कोहेशन, सी फॉर क्लासमेट्स, मतलब सेम ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लिक्विड लिक्विड के बीच में इंट्रैक्शन जो सरफेक्टेंट ऐड करने से रिड्यूस हो जाएगा। देन ए फॉर एडहेशन और कोहेशन का ऑपोजिट क्या हो गया, सीनियर जूनियर के साथ इंट्रैक्शन। सरफेक्टेंट आपका क्या हो गया, एक ऐसा इवेंट है सरफेक्टेंट जिसकी वजह से कॉलेज में सीनियर और जूनियर्स के साथ इंटरेक्शन इंक्रीज होता है और सरफेस टेंशन डिक्रीज होती है। ठीक है, तो सरफेक्टेंट को ऐड करने से क्या होगा, कोहेशन के बीच का फोर्स, कोहेशन फोर्स एक्चुअली रिड्यूस हो जाएगा और फोर्स ऑफ एडहेशन इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ एडहेशन इंक्रीज होगा, हमें पता है कि कॉन्टैक्ट एंगल रिड्यूस हो जाएगा और वेटेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। सो दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट ऑफ एडिंग सरफेक्टेंट एंड टू रिड्यूस इंटरफेशियल टेंशन। यहाँ पे ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर मोर एग्जाम्पल यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, वहाँ पे इस तरह के काफी सारे शॉर्ट नोट्स अवेलेबल है। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, यहाँ पे जो नॉन एनायनिक सरफेक्टेंट है, इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्वीन विच इज पॉलीसॉर्बेट एंड स्पान विच इज सॉर्बिटान एस्टर, ये दोनों के डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं, लाइक ट्वीन 20, ट्वीन 40, ट्वीन 60, ट्वीन 80, सेम स्पान 20, स्पान 40, स्पान 60 एंड स्पान 80। तो इनके आपको जो नेम है वो लर्न करने पड़ेंगे, वो एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एंड दिस वाज ऑल अबाउट द वेटिंग एजेंट एंड द सरफेक्टेंट। अब देख लेते हैं कि कॉन्टैक्ट एंगल के कुछ एग्जाम्पल इन फॉर्म ऑफ ड्रग। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब आइकन एंड प्लीज लाइक द वीडियो। देखते हैं यहाँ पे ड्रग और कॉन्टैक्ट एंगल। क्लोरामफेनिकोल का सबसे ज्यादा कॉन्टैक्ट एंगल है, मतलब इसकी वेटेबिलिटी अच्छी होगी या खराब होगी, ज्यादा है तो डेफिनेटली वेटेबिलिटी पुअर होगी। देन फिनाइल ब्यूटाजोन, इसकी वेटेबिलिटी भी उतनी अच्छी नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया और वेटेबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये कॉन्टैक्ट एंगल डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। क्लोरामफेनिकोल का कॉन्टैक्ट एंगल 122, फिनाइल ब्यूटाजोन का 109, इंडोमेथासिन का 90, देन टोलब्यूटामाइड का 72, नाइट्रोफ्यूरेंटाइन का 69, लैक्टोज का 30 एंड एम्पिसिलिन का 21। ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करना पड़ेगा। बहुत फ्रीक्वेंटली तो नहीं पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको लर्न करोगे तो आपको बाकी एग्जाम के लिए ये हेल्पफुल होगा। So this was all about the concept of contact angle, wettability and wetting agent. Now we are moving towards the main topic which is evaluation methods. किसको evaluate करना है, अभी तक हमने suspension पढ़ा, अब हमें suspension को evaluate करना है। There are three methods of evaluation of suspension. The first method is sedimentation method, जहाँ पे इसको दो पार्ट में कवर करते हैं, sedimentation volume जिसको हम Stokes volume भी बोलते हैं, and degree of flocculation जिसको हम बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपने पार्ट 2 की वीडियो नहीं चेक की है, सो प्लीज चेक आउट दैट वीडियो, वहां पे क्लियरली ये दोनों टॉपिक अच्छे से समझाए हुए हैं। देन इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड इज द सेकेंड मेथड, जिसमें आपका आता है जीटा पोटेंशियल, जो हम इसी वीडियो में कवर करने वाले हैं। एंड द थर्ड एंड लास्ट मेथड इज रियोलॉजिकल मेथड। यहाँ पे सोल जेल सोल, जो थिक्सोट्रॉपी फिजिकल फार्मेसी में माइक्रोमेरेटिक्स वाले चैप्टर में थिक्सोट्रॉपी का कॉन्सेप्ट आता है, वो यहाँ पे अप्लाई होता है। इसमें कुछ नहीं होता है, दिस इज सिंपल सोल जेल एंड सोल कॉन्सेप्ट, कि जब आप सस्पेंशन को स्टोर करोगे तो वो जेल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे उसकी स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी। जब आप उसको शेक करोगे तो वो वापस सॉल्यूशन फॉर्म में हो जाएगा। तो वो कंप्लीटली डिफरेंट कॉन्सेप्ट है जो हम माइक्रोमेरेटिक्स में पढ़ेंगे। एंड फर्स्ट हम कवर कर चुके हैं, थर्ड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। एंड हियर द मेन कॉन्सेप्ट इज इलेक्ट्रोकाइनेटिक मेथड, जहां पे आपका जीटा पोटेंशियल हम देखेंगे। देखते हैं जीटा पोटेंशियल क्या होता है। ये आपका एक पार्टिकल है,
पार्टिकल के ऊपर, पार्टिकल खुद नेगेटिवली चार्ज है, ये पार्टिकल आपका नेगेटिवली चार्ज है और इसीलिए ये पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा है। इसने क्या किया, यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करके एक लेयर बना ली, इसको हमने बोला स्टर्न लेयर। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, राइट। इसके बाद ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की वजह से कुछ और चार्जेस अट्रैक्ट होंगे और इसको बोलते हैं स्लिपिंग पेन। सो जीटा पोटेंशियल इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द स्टर्न लेयर एंड स्लिपिंग पेन। तो इसके बीच का जो डिफरेंस होता है इसको हम बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। यहाँ पे हम समझेंगे कि जीटा पोटेंशियल किस तरह एक सस्पेंशन को स्टेबल बनाता है और कितना जीटा पोटेंशियल होगा तो सस्पेंशन अनस्टेबल होगा। तो ये जो इमेज है, ये जो ग्राफ है, इससे आप देख सकते हो कि किस रेंज में जीटा पोटेंशियल सस्पेंशन को स्टेबल बनाएगा। अगर जीटा पोटेंशियल बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव मतलब मोर देन +10 मिली वोल्ट होता है अगर जीटा पोटेंशियल, तो ये आपका सस्पेंशन को स्टेबल बनाएगा। तो हमें क्या चाहिए, सस्पेंशन तो हमें स्टेबल नहीं चाहिए, बिकॉज अगर सस्पेंशन स्टेबल होगा तो वो सेटल डाउन हो जाएगा। तो हमें बहुत ज्यादा जीटा पोटेंशियल नहीं चाहिए, हमें अनस्टेबल सस्पेंशन चाहिए, क्योंकि अनस्टेबल सस्पेंशन जो रहेगा उसमें पार्टिकल डिस्पर्स फेज में सस्पेंडेड रहेंगे। सिमिलरली अगर हम नेगेटिव जीटा पोटेंशियल की बात करें, अगर जीटा पोटेंशियल -10 मिली वोल्ट होगा तो यहाँ पे सस्पेंशन की स्टेबिलिटी फिर से इंक्रीज होती जाएगी, अगेन ये भी हमें नहीं चाहिए। तो क्रिटिकल जीटा पोटेंशियल रेंज कितनी है, क्रिटिकल जीटा पोटेंशियल रेंज इज इन बिटवीन -10 मिली वोल्ट टू +10 मिली वोल्ट। अगर हमारा जीटा पोटेंशियल इसके बीच में है तो सस्पेंशन नॉट स्टेबल होगा, और जीटा पोटेंशियल की बात करें तो हमारे लिए दिस इज द फेवरेबल जीटा पोटेंशियल रेंज। तो आपको ये रेंज याद करनी है, और जीटा पोटेंशियल का सस्पेंशन से सिर्फ इतना ही रिलेशन है, आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रेंज याद करनी है। एक बार फिर देख लेते हैं। जीटा पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस इन पोटेंशियल बिटवीन द सरफेस ऑफ टाइटली बाउंड लेयर। टाइटली बाउंड लेयर कौन सी थी, स्टर्न लेयर, जहां पे पार्टिकल खुद नेगेटिवली चार्ज था और वो पॉजिटिव चार्जेस को अट्रैक्ट कर रहा था, एंड द इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन ऑफ द सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोन्यूट्रल रीजन वो होता है जहां पे दोनों टाइप के पार्टिकल्स और चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। तो टाइटली बाउंड लेयर और इलेक्ट्रोन्यूट्रल लेयर के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको सिंपली बोलते हैं जीटा पोटेंशियल। सस्पेंशन के लिए अगर हम देखें, बहुत ज्यादा पॉजिटिव जीटा पोटेंशियल होगा तो स्टेबल सस्पेंशन होगा, जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। बहुत कम होगा तो भी ये स्टेबल सस्पेंशन होगा, ये भी हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो स्टेबल जो अनस्टेबल स्टेट होती है उसको बोलते हैं क्रिटिकल जीटा पोटेंशियल रेंज, और ये रेंज आपको एग्जाम के लिए लर्न करनी है। अभी मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन कर दिया कि अगर जीटा पोटेंशियल ज्यादा होगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, बट ये क्यों होगा और कैसे होगा ये देखते हैं। आप देखो, जीटा पोटेंशियल अगर हाई होगा तो ये यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं ये वेल डिस्पर्स होंगे। वेल डिस्पर्स होंगे अगर, तो ये क्या करेंगे, हार्ड केक फॉर्म करेंगे। हार्ड केक फॉर्म करने की वजह से हमारे पास ये डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के केस में होता है। अगर ये हार्ड केक फॉर्म करेगा, ये हमारी बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर अगर जीटा पोटेंशियल मीडियम होता है तो यहाँ पे जो एग्रीगेशन होता है ये वीक एग्रीगेशन होता है। वीक एग्रीगेशन का मतलब है यहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन होगा, लेकिन जो पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन है वो वीक है। मतलब जब हम उसको शेक करेंगे तो जो बॉन्ड्स हैं वो इजीली ब्रेक हो जाएंगे और सस्पेंशन फिर से डिस्पर्स फॉर्म में आ जाएगा। मतलब यहाँ पे ये हार्ड केक नहीं फॉर्म करेगा, और ये जो स्टेट है ये आपका फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन वाला स्टेट है जो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। ये स्टेट कहाँ पे अचीव होता है, -10 टू +10 पे। देन थर्ड केस अगर हम देखते हैं, जीटा पोटेंशियल अगर बहुत लो हो जाता है, उस केस में पार्टिकल के बीच में जो एग्रीगेशन होता है वो बहुत ज्यादा एग्रीगेशन होता है। मतलब लो टू हाई अगर आप मूव करो तो एग्रीगेशन जो इंट्रैक्शन है वो रिड्यूस होता जा रहा है। लो के अगर जीटा पोटेंशियल कम है तो पार्टिकल के बीच में सबसे स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन है। अगर जीटा पोटेंशियल मीडियम है तो इंट्रैक्शन भी मीडियम हो गया, और अगर जीटा पोटेंशियल हाई है तो यहाँ पे फोर्स ऑफ रिपल्शन अप्लाई हो जाता है इंस्टेड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो इसको डीफ्लॉक्यूलेटेड बना देता है। डीफ्लॉक्यूलेटेड की जरूरत नहीं है, फ्लॉक्यूलेटेड की जरूरत है, बट इतना भी ज्यादा फ्लॉक्यूलेशन नहीं चाहिए।
चाहिए। अगर यहाँ पे स्ट्रांगली एग्रीगेशन हो जाएगा तो यहाँ आप देखो ये वाले फ्लॉक्स को कंपेयर करो इस वाले फ्लॉक्स से, दोनों के केस में अगेन ये वाला जो फ्लॉक्यूलेशन प्रोसेस है ये भी यहाँ पे आके हार्ड केक बनाएगा जो हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो इन दिस वे सस्पेंशन स्टेबिलिटी हमें इस मिडल स्टेज में ही अचीव होती है और यही इसको बोलते हैं क्रिटिकल जीटा पोटेंशियल रेंज। और ये रेंज आपको याद रखनी है और ये कैसे होता है ये हमने देख लिया है। एंड आवर लास्ट टॉपिक इज इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट भी ये जो टॉपिक है ये भी जीटा पोटेंशियल से रिलेटेड ही है। यहाँ पे हम फिर से देखेंगे अगर बहुत पॉजिटिव चार्ज है तो ये डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बना रहा है, बहुत नेगेटिव चार्ज है तो अगेन ये डीफ्लॉक्यूलेटेड बना रहा है, फ्लॉक्यूलेटेड के केस में हमें न्यूट्रल मिल रहा है। और ये जो आपका है अगर चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल होने से क्या होगा, यहाँ पे ये हमारा सेडिमेंटेशन वॉल्यूम है। तो यहाँ पे हमें पता है सेडिमेंटेशन डीफ्लॉक्यूलेटेड के केस में क्या होता है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम लो होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड केक फॉर्म होता है। फ्लॉक्यूलेटेड के केस में क्या होता है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हाई होता है क्योंकि यहाँ पे सॉफ्ट केक या फिर लूज केक फॉर्म होता है और इजी टू रीडिस्पर्स होता है। देन डीफ्लॉक्यूलेटेड के केस में अगेन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम लो होती है क्योंकि हार्ड केक फॉर्म हो रहा है। तो ये हमने सिंपल लास्ट स्लाइड का कंक्लूजन देख लिया। अब देखते हैं अगर इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं तो क्या होता है और क्यों इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना है। एडिशन ऑफ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट, इलेक्ट्रोलाइट इज नथिंग बट द फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट क्योंकि हमें फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन चाहिए। अगर हम फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करते हैं तो रिपल्शन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। रिपल्शन फोर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो अब आप प्रीवियस स्लाइड का चार्ट इमेजिन करो सेंटर वाली पोजीशन पे जहां पे हमें रिक्वायर्ड सस्पेंशन मिल रहा है। रिपल्शन फोर्स अगर डिक्रीज हो रहा है तो जीटा पोटेंशियल भी डिक्रीज होगा और जैसे ही जीटा पोटेंशियल डिक्रीज होगा फ्लॉक्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ इस पॉइंट से हमने ये समझा कि फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट हम जीटा पोटेंशियल को रिड्यूस करने के लिए ऐड कर रहे हैं। मतलब डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में अगर हम फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करेंगे तो वो रिपल्शन फोर्स को रिड्यूस करेगा और अट्रैक्शन फोर्स को इंक्रीज करेगा जिसकी वजह से जीटा पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा और फ्लॉक्यूलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो दिस वाज द बेसिक फंक्शन ऑफ फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट विच इज रिलेटेड टू जीटा पोटेंशियल। देन अब आपको इस वाले चार्ट को देखना है। यहाँ पे हमारा ये केकिंग जोन है, प्रीवियस इमेज रिकॉल करो और ये चार्ट देखो। केकिंग जोन मतलब डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जहाँ पे वेल डिस्पर्स था। नॉन केकिंग जोन मतलब फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन जो मिडल स्टेज थी +10 और -10 MV के बीच में। अगेन केकिंग जोन यहाँ पे आपका नेगेटिव आ गया जहाँ पे स्ट्रॉन्ग एग्रीगेशन था बिटवीन पार्टिकल। तो हमने क्या किया, यहाँ पे डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन में इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया। इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया किस लिए, फ्लॉक्यूलेशन स्टार्ट हो जाए। तो धीरे धीरे ये यहाँ से ऐसे रिड्यूस हो गया और ये आपका आता है नॉन केकिंग जोन जहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन नहीं हो रहा है, सॉरी जहाँ पे फ्लॉक्यूलेशन हो रहा है और सॉफ्ट केक बनता है, हार्ड केक नहीं बनता। तो इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से क्या हुआ, आपका डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन फ्लॉक्यूलेटेड वाली रेंज में आ गया। ये एक पॉइंट है जहां पे आपका जीटा पोटेंशियल 0 हो जा रहा है। अगर आप इसके बाद भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो ये जो आपका जीटा पोटेंशियल है ये नेगेटिव में चला जाता है और हमें पता है अगर बहुत ज्यादा नेगेटिव रेंज भी चली गई तो अगेन सस्पेंशन स्टेबल हो जाएगा जो हमें नहीं चाहिए, केकिंग जोन में चला जाएगा। तो हमारे लिए जो मोस्ट यूजफुल सस्पेंशन है वो कौन सी रेंज में लाई करते हैं, नॉन केकिंग जोन। ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपको ये केकिंग जोन, नॉन केकिंग जोन और केकिंग जोन वाला ग्राफ याद रखना पड़ेगा। और यहीं से ये एक्सप्लेन करता है कि ये सिंपल है, इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। डीफ्लॉक्यूलेटेड में आप इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे फ्लॉक्यूलेटेड बन जाएगा, जितना ज्यादा ऐड करते जाओगे जीटा पोटेंशियल उतना ज्यादा रिड्यूस होता जाएगा और जीटा पोटेंशियल एक टाइम पे आपका 0 पे आ जाएगा, यहाँ 0 पे। उसके बाद भी अगर आप ऐड करते रहोगे तो जीटा पोटेंशियल नेगेटिव चला जाएगा। आप ये तीनों स्लाइड में से सिर्फ मिडिल वाली स्लाइड याद रखना जहाँ पे एग्रीगेशन वाली बात डिफाइन की गई थी और रेंज, आपको ये कॉन्सेप्ट हमेशा ध्यान रहेगा। यहाँ देखते हैं, ऑन फर्दर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जीटा पोटेंशियल डिक्रीजेस, ये यहाँ की बात कर रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, जीटा पोटेंशियल डिक्रीज हो गया एंड बिकम्स 0। इस पॉइंट पे जीटा पोटेंशियल आपका 0 हो गया।
लेट मी क्लियर इट। देन अगर आप फिर भी इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हो तो नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज हो जाते हैं। हम फिर से इसमें फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड कर रहे हैं, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है और जीटा पोटेंशियल यहाँ पे आपका नेगेटिव होता जा रहा है, जीटा पोटेंशियल नेगेटिव। पार्टिकल एक्सपीरियंस रिपल्सिव फोर्स, जीटा पोटेंशियल नेगेटिव हो रहा है, पार्टिकल क्या करेंगे, रिपल्सिव फोर्स करेंगे और फिर से ये आपका केकिंग जोन में चला जाता है। सो दिस इज द एग्जांपल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, एंड विद दिस वी हैव completed all the 4 parts of pharmaceutical suspension, and I can assure you ये चारों पार्ट देखने के बाद आपको बुक से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट एक एक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दिया गया है। अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हैं so please like the video, share it with your friends and subscribe the channel. Thank you for watching.